देखिए, आज आगे बढ़ेंगे हम। आयुध अधिनियम जो है पढ़ रहे हैं, अधिनियम 1959। इसमें धारा 7 से जो है हम देखना शुरू करेंगे आज। धारा जो 7 है वो कहती है प्रतिषिद्ध आयुधों को जो है, ऐसा कोई व्यक्ति जो है प्रतिषिद्ध आयुध या गोला बारूद को, दोनों चीजें हैं, आयुध और गोला बारूद दोनों हैं, को ना तो ना कब्जे में रखेगा, ना ही उनका जो है विनिर्माण या विक्रय करेगा। तो शॉर्ट में लिखा है इसमें, सीधा याद रखना है कि धारा 7 का ऐसे संबंधित है, प्रतिषिद्ध हथियारों से संबंधित है, ऐसे हथियार जिन पर रोक लगी होती है। तो प्रतिषिद्ध जो हथियार है वो कितने में दिए गए हैं? धारा 7 में दिए गए हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है, जो सिद्ध हथियारों की श्रेणी में आते हैं, उनको ना तो कब्जे में रखेगा, ना ही अर्जित करेगा, ना ही धारण करेगा। ठीक है। ना उनकी परख या परिसिद्ध, और ना ही विक्रय यंत्रण के लिए अभिदर्शित करेगा। ये सारी चीजें हैं कुल मिला के, कि कुछ भी नहीं कर सकता, वो विनिर्माण भी नहीं कर सकता, विक्रय भी नहीं कर सकता, कब्जे में भी नहीं रख सकता, और ना ही उसका अंतरण कर सकता है। ठीक है। बस इतना सा इसमें जो है याद रखना है। कब नहीं, कब तक नहीं कर सकता? जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत ना किया जाए, बस इतना याद रखना है। नहीं कर सकता वो जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा, इतना आपको नोट करके रखना है इसमें, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत ना किया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि अगर केंद्र सरकार उसे प्राधिकृत करती है, केंद्र सरकार उसे अनुमति देती है, तो वो ऐसा कर सकता है, अन्यथा वो ऐसा नहीं कर सकता। बस रखना है कि अगर केंद्र सरकार उसे अनुमति देती है तब तो वो ऐसा कर सकता है, अन्यथा वो जो है ऐसा नहीं कर पाएगा। ये जो है आपको याद रखना। अब देखिए, अगला देखेंगे हम धारा 8। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, इसको आपको याद रखना। धारा 8 जो है कैसे संबंधित है? पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह। धारा 8 कैसे संबंधित है? पहचान चिन्ह से जो है आपकी धारा 8 संबंधित है। तो धारा 8 कहती है कि कोई भी, देखिए, हर हथियार जो होता है उसकी एक पहचान चिन्ह होती है, उसका एक नंबर भी होता है। तो वो उसी के बारे में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उसके जो भी हथियार वगैरह होते हैं, आयुध वगैरह होते हैं, तो उस पर जो पहचान चिन्ह है उसको ना तो मिटाएगा, ना हटाएगा, और ना परिवर्तित करेगा। मतलब कुछ भी नहीं करेगा वो, ना तो मिटा सकता है उसे, ना हटा सकता है, ना ही उसको परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति ऐसे किसी हथियार को जो है, जिस पे पहचान चिन्ह वगैरह नहीं हो, उसको अंतरण भी नहीं कर सकता, भी नहीं कर सकता, और या जिस पे विनिर्माता संख्या या पहचान चिन्ह ना हो, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से, अन्यथा, मतलब अगर केंद्र सरकार ने जो अनुमति दी है उसके अलावा, अगर केंद्र सरकार अनुमति देती तो कर सकता है, अन्यथा ऐसा कोई भी हथियार जिसमें पहचान चिन्ह हो ना हो, उसको वो विक्रय नहीं कर सकता। जो ऊपर बातें कही है वही सारी बातें इसमें, ना तो, है ना, किसी भी प्रकार का जो है कोई कार्य नहीं कर पाएगा वो, अगर पहचान चिन्ह ना हो, जब तक कि सरकार, केंद्र सरकार ने उसे छूट ना दे दी हो तब तक। एक चीज और इसमें आई है कि अगर कोई व्यक्ति का, के पास कोई ऐसा हथियार है जिस पर पहचान चिन्ह ना हो, तो जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देता, ये मान के चला जाएगा कि इसी व्यक्ति जो है क्या किया गया है, वो चिन्हों को हटाया गया है। जब तक कि तत्प्रतिकूल पहचान चिन्हों को हटाया गया है। तो ये तो कॉमन बातें हो गई, ये तो वैसे भी आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा इसका जो लास्ट जो क्लॉज, उससे जो आपको नोट करना है, इस धारा के प्रावधान, इस धारा के प्रावधान, पहचान करने वाले जो प्रावधान है, ये आपको इस पे क्वेश्चन बनेगा। इस धारा के प्रावधान 1 वर्ष तक 1 वर्ष तक नियम के प्रारंभ
होने से, यहां से लिख देखना, हाँ, होने से लागू नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। जो व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व से ऐसा कोई अग्नायु धारण करता है जिस पर पहचान चिन्ह नहीं है, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये याद रखना है कि इस जो धारा है, ये धारा की बात कह रहा है कि इस धारा के जो प्रावधान है 1 वर्ष तक जो है लागू नहीं होंगे। कब से? जब से अधिनियम जो है प्रारंभ हुआ है तब से 1 वर्ष तक जो है ये पहचान चिन्ह वाले नियम जो है लागू नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है इस तरीके का कोई हथियार धारण करता था पहचान चिन्ह वाला, तो 1 वर्ष जो ये धारा की बात है ये उस पर लागू नहीं होगी, ठीक है। उसको कुल मिला समय के भीतर उसको उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जमा करना पड़ेगा, जो भी करना चाहे जमा करना, ठीक है। तो उसको जमा करना पड़ेगा, उसके लिए उसके सामने उसके पास कितना समय? 1 वर्ष। मतलब 1 वर्ष तक, जब ये नियम लागू हुआ था तब से, ठीक है, 1 वर्ष का जो है टाइम और दिया जाएगा। अगर ये अधिनियम के लागू होने से पहले कोई वो ऐसा हथियार धारण करता था जिसकी कोई पहचान चिन्ह वगैरह नहीं थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। और धारा 8 पे बनता है। बाकी तो कॉमन बात है कि भी पहचान चिन्ह नहीं होगी तो वो हथियार धारण नहीं करेगा, अंतरण नहीं करेगा, विक्रय नहीं करेगा, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। तो इन पे तो कुछ नहीं पता, सेक्शन पे बनेगा और इस पे बनेगा, ठीक है। ये 2 चीजों पे आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अपन बात करेंगे सेक्शन 9 की। ये तरुण व्यक्तियों की बात करता है सेक्शन 9 जो है। कौन से व्यक्ति? तरुण, तरुण व्यक्ति। तरुण व्यक्तियों के बारे में कहता है, तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्नायुद्ध आदि के अर्जन या कब्जे या उसके विक्रय यंत्रण का प्रतिषेध। तो इतना ही याद रखना है आपको कि तरुण व्यक्तियों के बारे में है। तो इसमें एक एज फिक्स कर दी गई है हथियार के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो कितने वर्ष से, ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि भी कितना वर्ष है हथियार धारण करने की जो आयु है, कितनी वर्ष? 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। तो इसमें क्या लिखा है? 21 वर्ष की आयु, ये याद रखना है आपको, आयु पूरी ना की हो। तो हथियार धारण करने के लिए जो आयु है वो कितनी है? 21 वर्ष की जो है आयु है। वीडियो शो नहीं हो रहा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, हाँ अब आ रही होगी। थोड़ा सा वो वाईफाई बंद हो गया, ध्यान नहीं था, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिषिद्ध आयुधों का, जो अपन पढ़ रहे थे धारा 7 में, जो फिर से रिवाइज कर दूं, धारा 7 जो है प्रतिषिद्ध आयुधों को कब्जे में रखने, विनिर्माण और विक्रय का जो है प्रतिषेध करती है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत ना किया गया हो। तो अगर केंद्र सरकार ने प्राधिकृत किया है तो ठीक है, नहीं तो जो है धारा 7 के तहत जो भी प्रतिषिद्ध हथियार, प्रतिषिद्ध का मतलब जिन पे रोक लगी हुई है, जो अपन पढ़ चुके हैं, उन हथियारों को कोई भी व्यक्ति कब्जे में नहीं लगेगा। हाँ, अगर केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को छूट दी है नियम बना करके, तो वो व्यक्ति रख सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति उसको ना तो रख सकता है, ना विक्रय कर सकता है, और ना ही उसका विनिर्माण कर सकता है। धारा 8 कहती है पहचान चिन्ह। धारा 8 का ऐसे संबंधित है, पहचान चिन्ह से जो है संबंधित है धारा 8। धारा 8 पहचान चिन्ह से संबंधित है। ये भी धारा सेम ऊपर जैसे ही कहती है कि अगर कोई ऐसा हथियार है किसी के पास जिस पर कोई पहचान संख्यांक नहीं है, या विनिर्माता वगैरह के जो नाम वगैरह होते हैं, इनके नंबर भी होते हैं, जो लोगों के घर में होंगे वो सब जाते हैं, उसमें नंबर रहता है, तो उस तरीके का कोई पहचान लोगो या नंबर नहीं है किसके हथियार पे, तो वो इस प्रकार का जो है हथियार धारण नहीं करेगा और अपने कब्जे में भी नहीं रखेगा। इसके अलावा एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई हथियार पाया जाता है जिसमें पहचान चिन्ह नहीं है, तो जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देता, यह उपधारणा की जाएगी कि उसके द्वारा उस पहचान चिन्ह को हटाया गया है, ठीक है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस धारा के जो प्रावधान है अधिनियम के लागू होने से 1 वर्ष के प्रारंभ तक, मतलब अधिनियम जब लागू हुआ उसके 1 वर्ष के बाद तक कह सकते हैं, 1 वर्ष के बाद तक जो है लागू नहीं होंगे। यानी कि जो अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा कुछ, जब अधिनियम लागू हुआ था उसके पास कोई ऐसा हथियार था
जिसपे कोई पहचान चिन्ह नहीं है, तो उसको 1 वर्ष का जो है समय मिलेगा। उस समय के भीतर उस हथियार को क्या कर सकता है, जमा कर सकता है। ठीक है, अब आता है तरुण व्यक्ति। तो धारा 9 तरुण व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों के बारे में कहती है, कुछ अन्य व्यक्तियों को द्वारा आग्नेय युद्ध धारण करने के बारे में प्रोविजन करती है। तो ये धारा कहती है कि कौन सा व्यक्ति जो है आयु धारण नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु जो है 21 वर्ष की ना हो, यानी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है हथियार धारण नहीं कर सकता, सीधा सीधा है। तो याद रखना है कि हथियार धारण करने के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है, मतलब 21 वर्ष से ऊपर का ही होना चाहिए। 21 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति होगा वही जो है हथियार धारण कर सकता है। 21 वर्ष या उससे, मतलब 21 साल के हो जाएंगे आप, तभी जो है आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन, ये तो सिंपल व्यक्ति हो गया, ये तो एज वाला फैक्टर हो गया एक। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी व्यक्ति हैं जो हथियार धारण नहीं कर सकते। कौन से व्यक्ति हैं? दूसरा, ऐसी दोष सिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक पतन शामिल है। ऐसी दोष सिद्धि पर, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी दोष सिद्धि पर, ये दोष सिद्धि की बात की, दोष सिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक पतन, नैतिक पतन शामिल है। मतलब ऐसा कोई अपराध किया है किसी व्यक्ति में जिसमें हिंसा भी है और नैतिक पतन भी जो है शामिल है। अवसान के, मतलब जो सजा वो काट के आया उसके अवसान के, अवसान के सीधा लिख रहे हैं, अवसान के, अवसान के, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसके फैक्ट। अवसान के कितने वर्ष तक धारण नहीं कर सकता? 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक वो जो है हथियार धारण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एज की फैक्टर हो गया कि अगर व्यक्ति की एज जो है 21 वर्ष से कम है तो वो हथियार धारण नहीं कर सकता, ये तो सिंपल फैक्टर हो गया। इसमें आप उन्हें बस जो है एज याद रखनी। दूसरा ये जो है बात ये याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है, और अपराध भी कैसा है जिसमें हिंसा या नैतिक पतन जो है शामिल है, अपराध भी कैसा है जिसमें हिंसा या नैतिक पतन शामिल है, तो उस अपराध के लिए जो उसे दंडित किया जाता है उसकी सजा काटने के बाद, मतलब वो जब जेल से छूट के आता है उससे अवसान के बाद, मतलब जेल से जब वो निकल के जेल से आता है तो अगले 5 वर्षों तक वो है हथियार धारण नहीं करेगा, यानी उसका जो लाइसेंस जो भी होगा वो सस्पेंड हो जाएगा उसने समय के लिए। तो 5, अगर वो लाइसेंस होल्डर है मान लो पहले से, तो नहीं है तो भी नहीं कर सकता, नहीं है अगर वो पहले से उसके पास कोई हथियार ही नहीं था तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा 5 साल तक, और अगर मान लो पहले से उसके पास कोई हथियार है तो वो सस्पेंड हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहना है कि वो 5 वर्षों तक जो है हथियार धारण नहीं कर पाएगा। कब? जब वो जेल से छूट के आता है। तो कौन सा अपराधी है? हिंसा या नैतिक पतन का जो है अपराध उसने किया है तो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, बंद पत्र की अवधि के दौरान, बंद पत्र की अवधि के दौरान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई बॉन्ड भरवाया गया है, ये बॉन्ड किस लिए, वही ये इसी कारण से कि भाई हिंसा नहीं करोगे, संतर किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्षति नहीं करोगे, इस तरीके से अगर उसके द्वारा न्यायालय द्वारा उससे कोई बॉन्ड भरवाया गया है, या किसी लोक सेवक द्वारा उससे कोई बॉन्ड भरवाया गया है कि हिंसा ना करे। आप जानते हैं कि बॉन्ड भरवाते हैं सीआरपीसी के तहत भी बॉन्ड भरवाते हैं। तो जितनी अवधि के लिए उससे बॉन्ड भरवाया गया है उतनी अवधि के दौरान भी वो जो है कोई हथियार धारण नहीं करेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 फैक्टर हैं ये याद रखने लायक कि एक तो 21 साल की एज ना हो, दूसरा अगर दोष सिद्धि हुई है तो अगले 5 सालों तक वो जो हथियार धारण नहीं करेगा, तीसरा जो है कि बंद पत्र की जो अवधि है उस अवधि के दौरान ऐसा व्यक्ति जो है हथियार धारण नहीं करेगा। हथियार मतलब गोला बारूद भी है इसमें, मैं अपन हथियार हथियार कह रहे हैं, हालांकि इसमें दोनों चीजें हैं ना, हथियार है, अग्नायुद्ध है, गोला बारूद है, ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा और ना लेकर चलेगा, तीनों बातें आती हैं। ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा और ना ही जो है लेकर के वो उसको चलेगा। तो ये इसमें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 तरीके के जो व्यक्ति हैं और कब कब धारण नहीं करेंगे ये इसमें जो है बताया गया है धारा 9 में। तरुण व्यक्ति जो है इसी में बताया गया है। ठीक है, और तरुण व्यक्ति कौन होते हैं ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तरुण व्यक्ति कौन को माना गया? जो 21 वर्ष से कम के हैं वो तरुण व्यक्ति हैं। ठीक है, 21 वर्ष से कम के लोग कौन है इसमें? तरुण व्यक्ति माना गया है। आगे इसमें है
अग्नायुध या गोला बारूद ऐसे व्यक्ति को विक्रय, अंतरण या संप्रवर्तित नहीं किया जाएगा जो प्रतिष्ठित व्यक्ति या पागल व्यक्ति हो। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो खैर सुन लीजिए आप कि कोई भी अग्नायुध या गोला बारूद आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो है विक्रय या अंतरण नहीं कर सकते या संपरिवर्तन के लिए नहीं दे सकते, जो क्या है नहीं किया जाएगा, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है या पागल व्यक्ति है, मतलब जिस पे रोक लगी हुई है। कुल मिला के मान लो कोई एक अपराधी है जिसको 5 साल के लिए मतलब हथियार नहीं रख सकता, अब आप हथियार बेचना चाहते हो तो आप उस व्यक्ति को नहीं बेच पाओगे जो जिस पे रोक लगी है कि वो 5 साल तक हथियार धारण नहीं कर सकता, या मान लो किसी से बॉन्ड भरवाया गया है कि साहब जो बॉन्ड की अवधि तक, तो उस व्यक्ति को भी नहीं बेच पाओगे आप। ठीक है, तो ना तो आप पागल व्यक्ति को बेच सकते हो हथियार, ना किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकते हो जिस पर कोई रोक लगी हुई है, उसको आप हथियार नहीं बेच सकते। इसीलिए अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस के बिना अपना हथियार बेचना चाहता है तो उसको 45 दिन के जो है अब क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पुलिस को या जिला अधिकारी जो होता है उसको सूचना देनी होती है, उसके बाद 45 दिन का उसे वेट करना। तो वेट इसीलिए किया जाता है, ये चीजें देखी जाती हैं कि आप जिसको हथियार बेच रहे हैं कहीं वो व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति तो नहीं है, कहीं उस पर किसी प्रकार की रोक तो नहीं लगी है, कहीं वो पागल व्यक्ति तो नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है आप हथियार नहीं बेच सकते। ठीक है, आगे याद रखना है कि विभिन्न प्रकार के आयुधों के लिए विभिन्न आयु सीमाएं विहित की जा सकेंगी, ये भी इस धारा में प्रोविजन किया गया है। हालांकि ऐसा फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो अलग अलग आयु सीमाएं जो है विभिन्न प्रकार के हथियारों के लिए तय कर सकती है, जैसे मोटर व्हीकल में कर देती है, वैसा अगर सरकार यहाँ चाहे तो वैसा कर सकती है कि अलग अलग हथियारों के लिए अलग अलग आयु सीमा जो है सरकार अगर चाहे तो बना सकती है। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को अगर लगता है कि भाई अलग अलग हथियारों के लिए अलग अलग आयु सीमा होनी चाहिए तो वो अलग अलग आयु सीमा भी निर्धारित कर सकती है। अब सेक्शन देखेंगे 10। सेक्शन 10 है आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति। सेक्शन जो है 10 जो है सीधा लिखेंगे आयात और निर्यात, दोनों चीजें आदि हैं, और निर्यात, निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति। ये कह रहा है अगर आपको आयात निर्यात भी करना है, या तो मंगाना है या तो मंगाना है या भेजना है आयुधों को, तो उसके लिए भी जो है आपको जो है आयात क्या कहते हैं अनुज्ञप्ति की जो है आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी चाहे आयुध हो या गोला बारूद हो, अगर उसका आप आयात निर्यात करते हैं किसी भी तरीके से, इसमें ऐसा नहीं कि जमीन से, चाहे आप समुद्र के मार्ग से करें, चाहे आप जमीन से करें, चाहे आप एरोप्लेन से करें, हवाई मार्ग से करें, किसी भी माध्यम से करें आप, उसके लिए जो है आपको जो है अनुज्ञप्ति जो है की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस प्रकार का आयात निर्यात जो है, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बगैर अनुज्ञप्ति के जो है आप आयात निर्यात नहीं कर सकते, वो किसी भी माध्यम से करते हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता कि किस माध्यम से कर रहे हैं, आप किसी भी माध्यम से कर रहे हो, कुल मिला के बगैर अनुज्ञप्ति के जो है आप आयात निर्यात जो है नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना ये तो कॉमन बात होगी भाई। लेकिन इसका एक अपवाद है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, इसका अपवाद ही आपको नोट करना है और वही याद रखना है आपको। बाकी तो हेडिंग से ही क्लियर है। अपवाद, अपवाद है इसका एक जो इस पे क्वेश्चन बनता है अपवाद पे, ये तो हेडिंग से ही क्लियर है कि बगैर अनुज्ञप्ति के धारण नहीं करोगे, किसी को जो है डिस्क्राइब करके अंदर लिख दिया है तो वो कोई खास बात है नहीं, कॉमन बात है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि भी इसका एक अपवाद है कि जो वास्तविक पर्यटक है, वास्तविक पर्यटक एक मिनट, वास्तविक पर्यटक, अगर कोई व्यक्ति जो है वास्तविक पर्यटक है और आमोद प्रमोद आदि के लिए आमोद प्रमोद आदि के लिए आमोद प्रमोद आदि के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए, केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए अधिवेशन वगैरह जो करती है ना सरकार, बुलाए गए अधिवेशनों में शामिल होने के लिए
अधिवेशनों में शामिल होने के लिए कितने दिनों के लिए? 6 माह से अनधिक अवधि के लिए भारत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, 6 माह से अनधिक अवधि के लिए भारत आता है। तो और वो भी किसके लिए? आखेट के लिए। यहाँ शब्द आया आखेट, आखेट के लिए। ऊपर सेंटेंस में नहीं लिख पाया मैं, तो आखेट के लिए। कुल मिला के ये कह रहा है ये अपवाद है, मतलब ऊपर तो अपन ने पढ़ा आयात निर्यात नहीं करेगा, ना लाएगा ना ले जाए, ना लाएगा और ना यहाँ से भेजेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तविक पर्यटक है, मतलब टूरिस्ट है एक तरीके से वास्तविक रूप से, और आमोद प्रमोद के लिए, आमोद प्रमोद का मतलब वही है खेल कूद के लिए आता है, घूमने फिरने के लिए आता है, और उसको जो है केंद्र सरकार द्वारा बुलाया गया, या फिर जो है केंद्र सरकार द्वारा जो अधिवेशन वगैरह लगते हैं उनमें शामिल होने के लिए आता है अगर कोई व्यक्ति, वो भी कितने दिनों के लिए? 6 माह से अनधिक अवधि के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है लाइसेंस की जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि देखिए आर्केड का मतलब यहाँ खेल से ही है, खेल के लिए आते हैं ना। अब जैसे मान लो हमारे यहाँ देश के शूटर होते हैं या कई अन्य देशों के शूटर होते हैं, हमारे यहाँ मान लो कोई प्रतियोगिता रखी है सरकार ने, अधिवेशन से मतलब प्रतियोगिता भी हो सकता है, कोई प्रतियोगिता मान लो हमारे देश में चल रही, कोई शूटिंग की प्रतियोगिता चल रही है, उसमें विदेश के भी शूटर आते हैं। अब वो लोग आएंगे तो उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और या मान लीजिए हमारे देश का कोई शूटर विदेश में जाता तो उसको भी नहीं जरूरत पड़ती। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो 6 माह से अनधिक अवधि के लिए अगर हमारे देश आते हैं हथियार लेकर, स्वाभाविक सी बात है अगर शूटर है तो अपने हथियार भी लेकर आता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो केवल खेल के लिए जो है अधिवेशन वगैरह उनमें शामिल होने के लिए जो आते हैं, ऐसे लोगों को जो है लाइसेंस की जो है अनुमति जो है आवश्यकता नहीं होती है। तो ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आमोद प्रमोद के लिए या कह लीजिए कि खेल के लिए, आखेट मतलब होते हैं आखेट के, आखेट का मतलब खेल होता है और शिकार भी कहते हैं, लेकिन शिकार यहाँ मतलब नहीं लगाएंगे कि हाँ वैसे भी तो शिकार भी खेल ही था पहले, लेकिन उस पर रोक लगी है, वो भी खेल था, शिकार भी खेल ही होता था। वैसे शिकार को हम आखेट कहते थे और आखेट मतलब खेल भी होता है ना। और शिकार वैसे गेम ही है, राजा महाराजाओं का गेम है वो बस, लेकिन उस पर रोक लगी तो उसको नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि उस पर रोक लगी है, वो रोक वाला गेम है, ठीक है। होता तो वो भी गेम ही है। तो आर्केड यहाँ कुल मिला के खेल के लिए है कि जो खेलने के लिए जो आते हैं, अपना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। और कितने अवधि याद रखना, 6 माह से अनधिक अवधि के लिए अगर आते हैं व्यक्ति, तो उनको जो है इस प्रकार के जो है लाइसेंस की जो है आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक चीज और इसमें जोड़ी गई है कि शंका की दशा में, अगर मान लीजिए शंका होती है कि जब कोई व्यक्ति भारत आता है हथियारों इस इन तरीके के व्यक्तियों में भी, तो शंका की दशा में ये भी याद रखना है कि शंका की दशा में इन पे भी मान लो कोई शंका होती है, तो शंका की दशा में सीमा शुल्क कमिश्नर, ये याद रखना है आपको, कौन? सीमा शुल्क कमिश्नर, सीमा शुल्क कमिश्नर या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जब्ती कर सकता है, या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या कर सकता है? जब्ती कर सकता है। ये भी आपको नोट याद रखना है कि मान लो ये छूट तो दे रखी है सरकार ने कि भैया आइए आप खेलने आ रहे हैं, आइए आपको लिए कोई जो है लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन लोगों पे भी मान लो जो अपनी जो छूट दी है इसका मान लो कोई गलत इस्तेमाल करते हैं, और या कोई अन्य व्यक्ति के बारे में भी होता है कि कोई अन्य व्यक्ति जिस पे शंका होती है, किसको? सीमा शुल्क कमिश्नर को या केंद्र सरकार के द्वारा कोई नियुक्त अगर अधिकारी है तो उसको, अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है जो केंद्र सरकार के जो नियम है उनका उल्लंघन करते हुए भारत में जो है कोई हथियार वगैरह ला रहा है, तो उस व्यक्ति के जो है हथियार वगैरह को ये लोग जो है जब्त कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कौन जब्त कर सकता है? सीमा शुल्क कमिश्नर और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, इनमें से कोई भी जो भी हो।
वो क्या कर सकता है, अगर उसको शंका होती है तो शंका के आधार पर जो भी हथियार लाए जाते हैं उनको क्या कर सकता है, वो जब्त कर सकता है। ये आपको याद रखना है इसमें। ये क्वेश्चन इसी पे बनता है कि कौन कर सकता है जब्त, ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि कितने माह के लिए, 6 माह से अनधिक अवधि के लिए, कितने काय के लिए आमोद प्रमोद या आखेट शब्द आ सकता है। तो इसके लिए जो है अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों पे क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन तो बनते ही हैं। अब देखिए सेक्शन 11, सेक्शन 11 में कुछ याद नहीं रखना है आपको। सेक्शन 11 सिंपल है। सेक्शन 11 कहता है आयात निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। आयात निर्यात, इसमें हेडिंग याद रखना है, निर्यात प्रतिषिद्ध, प्रतिषिद्ध मतलब रोक लगाने की शक्ति, प्रतिषिद्ध करने की शक्ति किसको है, सीधा सीधा याद रखना है, आयात निर्यात को प्रतिषिद्ध जो है करने की शक्ति किसको है, यहाँ केंद्र सरकार को है। बस इतना ही आपको इसमें जो है याद रखना है कि आयात निर्यात को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार को। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है इसमें, ठीक है, कुछ है भी नहीं इसमें। तो हेडिंग याद रखना है, इसकी हेडिंग जरूर याद रखना है, सेक्शन याद रखना है। और सेक्शन याद रख के याद रखना कि आयात निर्यात को प्रतिषिद्ध करने की केंद्र सरकार की शक्ति, सीधा सीधा ऐसा याद रखना है, ठीक है। कौन करेगा, आयात निर्यात को प्रतिषिद्ध जो है केंद्र सरकार करेगी, बस इससे ज्यादा इसमें याद नहीं रखना। सेक्शन 12 कहता है आयुधों का परिवहन निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। ये दोनों सेक्शन पूछे जाते हैं। आयुधों, आयुधों का परिवहन, परिवहन निर्बंधित करने की जो है शक्ति, निर्बंधित, निर्बंधित करने की शक्ति। निर्बंधित करने की शक्ति का अर्थ है शर्तें लगाना। निर्बंधन का अर्थ है यहाँ शर्तों से। जो परिवहन होता है ना, एक परिवहन मतलब ले जाना आना, जो है माल को एक निश्चित सीमा में जो माल को ले जाया जाता है उसको परिवहन कहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाया जा रहा है और एक निश्चित सीमा दायरे में भारत के भीतर ही जो होता है वो परिवहन हो जाएगा। भारत के भीतर है तो वो परिवहन कहलाएगा, ठीक है, आयात निर्यात नहीं कहलाएगा। अगर भारत के बाहर होगा तो आयात निर्यात कहलाता है, ठीक है। भारत के बाहर जब होता है तो वो आयात निर्यात है, और अगर भारत के अंदर हो रहा है तो वो परिवहन कहलाता है। ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है। अगर कोई चीज अगर भारत के बाहर से आ रही है और जा रही है तो उसको हम परिवहन ना कह के क्या कहते हैं, आयात और निर्यात। और अगर मान लो भारत के भीतर ही हो रही है तो फिर उसको परिवहन कहेंगे, क्योंकि ये पूरा सेंट्रल एक्ट है ना, सभी पे लागू होता है इसलिए। वरना आबकारी में तो हम जो स्टेट, चूंकि आबकारी लोकल एक्ट है, तो आबकारी में हम क्या कहते हैं कि जो स्टेट के भीतर हो रहा है वो परिवहन है और स्टेट से बाहर हो रहा है वो आयात निर्यात है, क्योंकि वो लोकल एक्ट है, ठीक है। तो एक्ट के हिसाब से, क्योंकि चूंकि ये लोकल एक्ट नहीं है, ये पूरे इंडिया में अपने लागू है, इसीलिए कह रहा है कि जो भारत से बाहर जो माल को, माल ही कह लीजिए या हथियार कह लीजिए, उनको लाना और ले जाना जो है आपका क्या हो जाएगा, आयात निर्यात हो जाएगा। और भारत के भीतर अगर लाया और ले जाया जाता है तो उसको हम परिवहन कहते हैं, बस इतना अंतर है, ठीक है। परिवहन मतलब घर की बात है, ये घर की बात हो गई आपकी, ठीक है, आपसी बात है। तो इसमें सरकार क्या करती है, नियम बना सकती है, कैसे ले जाया जाएगा, क्या शर्तें होंगी, कौन अनुज्ञप्ति देगा, ये सारे जो नियम जो है इसमें जो है केंद्र सरकार बना सकती है। तो इसमें भी आपको याद रखना है केंद्र सरकार, इसके लिए कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। और बाकी सारी चीजें कॉमन है कि भाई क्या नियम बनाएगी सरकार को, जैसा ठीक लगता है कि भाई कैसे कितने वर्णनों के होंगे, कौन ले जाएगा, किस तरीके से ले जाया जाएगा, क्या शर्तें होंगी, वो सारी चीजें जो है केंद्र सरकार जो है निश्चित कर सकती। तो धारा जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है कि परिवहन से संबंधित धारा कौन सी है, आयात निर्यात से संबंधित धारा कौन सी है, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन आता है। तो कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आयात निर्यात है फिर परिवहन है तो आगे पीछे धाराएं जो है लोगों की हो जाती, इसीलिए धारा इसमें पूछी जाती है कि परिवहन से संबंधित धारा कौन सी है और आयात निर्यात से संबंधित धारा कौन सी है। और परिवहन और आयात निर्यात में क्या अंतर है आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। भारत से बाहर होता है तो आयात निर्यात, और भारत के भीतर ही होता है तो फिर उसको परिवहन कहेंगे, ठीक। ये हो गया आपका अध्याय 2। अब अध्याय जो है 3 देखेंगे। अध्याय 3, अध्याय 3 जो है आपका
अनुज्ञप्तियों के बारे में उपबंध करता है, लाइसेंस के बारे में जो है प्रोविजन करता है। धारा 13 है अनुज्ञप्तियों का अनुदान, सेक्शन 13 से शुरू होता है ये। अनुज्ञप्तियों का अनुदान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि अनुज्ञप्तियों का अनुदान मतलब अनुज्ञप्ति प्रदान करना या अनुज्ञप्ति के लिए जो है आवेदन करना या मांगना। अनुदान मतलब मांगना भी कह सकते हैं, प्रदान करना भी कह सकते हैं आप इसको, या उसके लिए आवेदन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो स्कूल मिला के इसमें जो है अनुज्ञप्ति दी जाती है, उसके लिए आप आवेदन करते हैं, आप अनुज्ञप्ति मांगते हैं। अनुदान मतलब मांगना, एक तरीके से मांगना। और मांगना, मांगेंगे कैसे? आवेदन करेंगे जब, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है धारा 13 में कि जो है अनुज्ञप्ति कैसे मांगी जाएगी। अगर आपको अनुज्ञप्ति चाहिए तो कैसे जो है आप अनुज्ञप्ति जो है प्राप्त करेंगे। तो बात आती है कि जब आप लाइसेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया हमें लाइसेंस दिया जाए, तो सबसे पहले बात आती है कि भैया जो आवेदन आप करेंगे किसको करेंगे। ये बात आती है कि भैया आवेदन किसको करेंगे। तो आवेदन करना पड़ेगा आपको अनुज्ञापन प्राधिकारी को। किसको किया जाएगा आवेदन? सीधा लिखेंगे आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्राधिकारी को किया जाएगा या दिया जाएगा, किया जाएगा, एक ही बात है, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा या दिया जाएगा। आवेदन दिया जाता है, वैसे कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ एक चीज याद रखने वाली बात है, नॉर्मली आप जानते हैं कि भाई अनुज्ञापन, जब आप लाइसेंस की जो है आपको अगर कलेक्टर को ही तो देना पड़ता है हथियारों का, तो वही अनुज्ञापन प्राधिकारी होता है। तो वहां यहाँ ऐसा रैंक यहाँ लिखी नहीं कि भाई कलेक्टर होगा कौन होगा, यहाँ तो सीधा लिख दिया अनुज्ञापन प्राधिकारी। अब अनुज्ञापन प्राधिकारी कोई हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, जिसको भी सरकार घोषित करे अनुज्ञापन प्राधिकारी, उससे यहाँ आपको आवेदन करना पड़ेगा। सामान्यतः फिलहाल तो कलेक्टर ही होता है जिसके यहाँ जाके आप आवेदन करते हो। तो इसीलिए लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसमें लगाया है कि कलेक्टर के यहाँ, जिलाधीश के यहाँ, जिला है। तो वो ये नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ ऐसा, हालांकि ये वो बात सही है प्रैक्टिकली कि यहाँ कलेक्टर के यहाँ लगाते हैं पुनः आवेदन, लेकिन यहाँ शब्द नहीं खोला, वहां रैंक नहीं खोली है, कलेक्टर होगा, एसपी होगा, कौन होगा, क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं खोला। यहाँ तो सीधा लिखा अनुज्ञापन प्राधिकारी। अनुज्ञापन प्राधिकारी का मतलब है जो अनुज्ञप्ति देने के लिए सक्षम व्यक्ति, सक्षम जो अधिकारी है वो। और सक्षम अधिकारी कौन होगा? जिसको जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार कहेंगे, जिसको केंद्र सरकार जो है क्या करे, अधिसूचित करे, वो व्यक्ति जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा। तो ठीक है, याद रखना है कि आवेदन कहाँ लगाया जाएगा? अनुज्ञापन प्राधिकारी को, इसीलिए इसको लिखा है, इसको याद रखना है। कलेक्टर वलेक्टर को नहीं लगाना आपको, जिलाधीश विलाधीश भी नहीं लगाना। आप आवेदन कहाँ लगाएंगे? आप अनुज्ञापन प्राधिकारी के यहाँ लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है अपने प्रैक्टिकली नहीं, इसी तरीके से डायरेक्ट वेज ही होते हैं। तो याद रखेंगे अनुज्ञापन प्राधिकारी के यहाँ आपको आवेदन लगाना है। अनुज्ञापन प्राधिकारी कोई भी हो सकता है, चाहे वो कलेक्टर हो या कोई भी हो, ठीक है। जिसको सरकार नियुक्त करेगी अनुज्ञापन प्राधिकारी वो हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी के यहाँ जो है आवेदन जो है दिया जाएगा। अब याद रखना है कि भाई ये तो आप जानते हैं कि भाई आवेदन देंगे तो बगैर फीस के तो देंगे नहीं, फीस भी होगी तो वो अपन ने लिखा नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अपने मतलब का ये है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी को जो है आवेदन दिया जाएगा, और जो भी फीस होगी उसको भी आपको उसमें साथ में देना पड़ता है। जो भी सरकार ने फीस तय कर रखी हो, बगैर फीस के तो होता नहीं। तो जो भी फीस तय होगी वो उसको फीस के साथ जो है आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई जब आपने आवेदन कर दिया तो ये अनुज्ञापन प्राधिकारी क्या करेगा। ये जो अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन के बाद अनुज्ञापन प्राधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से क्या करेगा? रिपोर्ट मंगाएगा। ये भी याद रखना है कि आवेदन के बाद, आवेदन के बाद अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्राधिकारी पुलिस थाने से क्या मंगाएगा? रिपोर्ट मंगाएगा। सीधा लिख दिया है, रिपोर्ट मंगाएगा। काय की रिपोर्ट मंगाएगा भाई?
आपकी रिपोर्ट मंगाएगा कि आप जो है लाइसेंस ले रहे हो तो आपके पास आपके विरुद्ध कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, आप कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति तो नहीं है, आपने कोई अपराध तो नहीं किया है, आपकी प्रकृति कैसी, कुल मिला के आपका चरित्र प्रमाण पत्र मंगाएगा। कहाँ से मंगाएगा? पुलिस थाने से। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाएगा। कहाँ से मंगाएगा? पुलिस थाने से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाएगा। वो देखेगा कि आपके खिलाफ कोई जो है मुकदमा तो दर्ज नहीं है, आप कोई हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं है, आपके ऊपर किसी प्रकार की रोक तो नहीं लगी है, किसी न्यायालय ने आप पर रोक तो नहीं लगाई, किसी सरकार ने आप पर रोक तो नहीं लगाई। जो कुल मिला के तमाम चीजें ये जो कैरेक्टर से जुड़ी हुई होती हैं, वो सारी चीजें आपसे जो है रिकॉर्ड के लिए मंगाएगा पुलिस थाने से, क्योंकि रिकॉर्ड तो यही रोक रखते हैं ना कि वो अपराध दर्ज है कि नहीं है। ये सारे रिकॉर्ड देख के जो है आपको जो है अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। अब बात आती है, और बात आती है कि भाई कितने दिनों के भीतर, तो विहित समय के भीतर जो है ये लोग क्या करेंगे, समय सीमा भी नहीं लिखा है कि विहित समय के भीतर। एक मिनट आगे एक चीज और देखना है आपको ना कि, हाँ एक चीज और देखना है कि मान लीजिए विहित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं भेजते ये लोग जो है, विहित समय सीमा के भीतर जो भी समय सीमा तय है उस समय सीमा के भीतर अगर मान लीजिए पुलिस वाले अगर कोई रिपोर्ट नहीं भेजते तो ये क्या कर सकता है, ये बगैर रिपोर्ट के भी जो है आदेश पारित कर सकता है। अगर, इसको लिख सकते हैं, अगर करके लिख सकते हैं, अगर विहित समय सीमा के भीतर, समय सीमा के भीतर रिपोर्ट पेश नहीं की जाती, पेश नहीं की जाती, तो रिपोर्ट के बिना आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, अगर रिपोर्ट नहीं आई तो रिपोर्ट के बिना भी आदेश पारित कर सकता है। आदेश का मतलब जैसा भी उसको ठीक लगे, अगर उसको लगता है कि भैया रिपोर्ट नहीं आई है, इसका मतलब ये अच्छा आदमी होगा तो लाइसेंस देना चाहेगा तो दे देगा, और अगर नहीं देना चाहता तो नहीं देगा। मतलब आदेश लिखा शब्द आया है, ये नहीं कि लाइसेंस दे ही देगा, बोले नहीं आई रिपोर्ट तो लाइसेंस देने नहीं, जो आदेश उससे देना होगा वो आदेश दे देगा। उसको अगर लगता है बगैर रिपोर्ट के कि भैया इनको जो है लाइसेंस देना ठीक है तो लाइसेंस दे देगा, अगर उसको लगता है कि भैया इनको लाइसेंस देना ठीक नहीं है तो नहीं देगा, जैसा उसको ठीक लगे, ये उसका विवेक है ना। तो बगैर अगर ये उनकी जो है पुलिस वालों की जो है रिपोर्ट नहीं आती है तो उसके बगैर भी ये क्या कर सकता है, लाइसेंस देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं। ये उसका विवेक है, कि उसका विवेक है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो देगा, बोले पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं भेजी तो बोले ये बंद गया मुझे देगा, ऐसा कुछ नहीं। वो अपना आदेश पारित कर सकता है, मतलब आदेश के लिए वेट नहीं करेगा। फिर वो अगर वो एक निश्चित समय सीमा तक वेट करेगा कि रिपोर्ट आ जाए, उसके आधार पर वो अपना डिसीजन ले। अगर नहीं भी आती रिपोर्ट तो भी वो अपना जो है आदेश, जो भी वो आदेश देना चाहे वो आदेश पारित कर सकता है। अगर उसे लगता है लाइसेंस देना चाहिए तो दे देगा, अगर लगता है नहीं देना चाहिए तो नहीं देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। आवेदन आपको अनुज्ञापन प्राधिकारी को करना है, अनुज्ञापन प्राधिकारी पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाएगा, और पुलिस थाने से अगर रिपोर्ट नहीं आती तो विहित समय सीमा के जो है बीतने के बाद जो है अपना जो है आदेश पारित कर सकता है, जो जैसा वो ठीक समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है। अब देखिए 14, देखिए सेक्शन 14, 13 में केवल इतना ही देखना है। सेक्शन 14, सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना। एक मिनट, सेक्शन 14 क्या कहता है? अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना। अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना, ये साफ साफ लिखा है कि भैया अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। कौन कौन से जो है हथियार है जिनके बारे में आपको अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी? एक तो सिंपल सी बात है, इसमें 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हथियार हैं या कौन कौन से गोला बारूद हैं जिनको की आपको अनुज्ञप्ति कह लीजिए या लाइसेंस कह लीजिए नहीं दिया जाएगा। पहला तो प्रतिसिद्ध गोला बारूद के बारे में। प्रतिसिद्ध अगर कोई हथियार है, प्रतिसिद्ध गोला बारूद के बारे में, मतलब आप पहुंच गए एक आवेदन लेके जो ज्ञापन प्राधिकारी है उसके समय के, भैया
हमको बोले कि 47 का जो है लाइसेंस चाहिए, तो क्या वो देगा आपको? प्रतिसिद्ध है ना वो हथियार, उदाहरण है, क्योंकि प्रतिसिद्ध सब जानते हैं कि 47 जो है प्रतिसिद्ध है। तो इस प्रकार का अगर क्या लिखा है आपने सर 13(3) रीड करना जा नहीं, समझ में नहीं आया मैंने क्या लिखा आपने 13(3), 13(3) क्या किया आपने? आप ये कह रहे हैं कि 13(3) रीड करना है या नहीं करना है? बिल्कुल करने ना, आप कोई बुराई थोड़ी ना रीड करने में, ये तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बाकी तो देखो ऐसा थोड़ी ना कि भैया सर बता रहे हैं वही पढ़ना, सर तो फैक्ट बता रहे हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आना परीक्षा में, ये आपको नोट करना है, या आपको नोट्स बनाने हैं अपने। बाकी डायरेक्ट तो देखो पढ़ना ही है, डायरेक्ट का कोई तोड़ नहीं होता, एक बात ध्यान में रख लें सभी लोग, एडीपीओ हो चाहे कोई भी एग्जाम हो हमारा जुडिशरी का, डायरेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट का कोई तोड़ नहीं होता, जितने बार पढ़ोगे उतना बेहतर है। ऐसा नहीं होता है कि भैया हमने छान के, हमने तो ये कल मेहनत करी और मेहनत करके ये चीजें निकाली, आपको मेहनत कह लीजिए कि ज्यादा आप नहीं करनी पड़ेगी, है ना, आपको मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता पड़ गया फैक्ट कौन कौन से हैं, तो आप उसमें डायरेक्ट में मार्किंग कर सकते हैं इन चीजों को। दूसरा ये है कि आप जो है अपने नोट्स बना सकते हैं, है ना, लेकिन पढ़ना तो पूरा है, भले ही कोई इंपॉर्टेंट हो या ना हो, कोई भी चीज अगर आप, अगर डायरेक्ट को देखिए इतना सारा टाइम है, क्या करोगे अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, है ना। तो पढ़ना है, सब पढ़ना है, हर सेक्शन पढ़ना है, हर क्लॉज पढ़ना है, ठीक है, पूरा डायरेक्ट ही पढ़ना है। अगर मैंने कुछ चीज छोड़ी हुई है तो वो भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना है, ठीक है, सारी चीजें पढ़नी है आपको, ऐसा नहीं है कि कोई चीज क्लॉज छोड़ दिया तो आप नहीं पढ़ोगे, पढ़ना है आपको, घर पे सब पढ़ना है, पूरा डायरेक्ट ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल याद रखें कि पूरी चीजें पढ़ना सब है आपको, डायरेक्ट जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतने ज्यादा फैक्ट क्लियर होंगे, है ना, उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, डायरेक्ट पढ़ना जरूरी है। बार बार पढ़ोगे तो, या बार बार पढ़ोगे तो क्या होता है, पढ़ने से अगर आपने 2-3 बार अगर डायरेक्ट पढ़ लिया और मान लीजिए आपको याद भी नहीं है, तो जब वो 4 ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 करके 4 आते हैं, भले ही हमें याद नहीं है तो भी हम सही लगा देते हैं। अब पुराने बच्चों के संग यही तो होता है, हमारे संग भी यही होता है, पर हम पढ़े नहीं है बहुत दिनों से ना पढ़े, लेकिन जब कोई क्वेश्चन आता है, भले ही भूल गए, नहीं पढ़े, रिवीजन भी नहीं किया, लेकिन चूंकि पढ़े चुके हैं पहले, तो फिर भी अगर 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो लगभग लगभग 80-90% मान लो, 90-95% वो सही जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पढ़ा हुआ है ना, कभी कभी ना कभी, देखिए जो भी चीज आप पढ़ते हो आपके माइंड में सेट हो जाती है, आपको भले ही लग रहा हो कि वो आपके माइंड में नहीं जा रही, लेकिन वो माइंड में जाती, चीजें कहीं नहीं जाती, वो माइंड में ही जाती। वो बात अलग होती कि हम कभी कभी उसको कैच नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन वो जाती सब माइंड में ही, तो कैच नहीं कर पाते, वही प्रॉब्लम होती है लोगों की, और वही चीजों को, वही बच्चों को ऊपर नीचे करती है कई लोगों को, कई लोग कैच जल्दी कर लेते हैं, कई लोग कैच नहीं कर पाते, बस इतना अंतर होता है। आज मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ वो भी आपके दिमाग में जा रहे हैं, वो भी स्टोर हो रहे हैं, बस अंतर इतना है कई बच्चे उन चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते, कैच नहीं कर पाते कि वो कहाँ है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है दुनिया की, क्या, संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होता है, और उस लाइब्रेरी में हजारों लाखों, जितना बचपन से आप अभी तक पैदा हुए हैं, वो सारे एक एक शब्द, एक एक चीजें आपके दिमाग में होती हैं, बस अंतर इतना होता है कि हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते। जैसे कल आपके स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, युवा दिवस था, अब वो कई लोग कहते हैं कि दोनों हाथों से जो है एक किताब में दूसरा चीज लिख रहे हैं, एक किताब में दूसरी चीज लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख लेते थे, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसा इसलिए, ऐसा हर कोई सभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बात ये है कि हम उस तरीके का जो है प्रैक्टिस नहीं है हमें, हमारा उस तरीके का जो है अनुभव नहीं है, हमने उस तरीके से जो है कभी पढ़ाई की नहीं है, इसीलिए हम इस तरीके का नहीं कर पाते। कुल मिला के वही है कि हम रिकॉल नहीं कर पाते। देखिए आदमी के दो मस्तिष्क, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, तो दोनों मस्तिष्क अलग अलग चलते हैं, इधर से सूचना इधर जाती है, इधर की इधर आ जाती है। तो अगर आदमी अगर चाहे ना प्रैक्टिस करे तो वो दो हाथों से दो चीजें और दो विचार अलग अलग लिख सकता है, अगर प्रैक्टिस, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत मेहनत। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो भी आपके दिमाग में जो चीजें जाती हैं वो सब स्टोर रहती हैं, लाइब्रेरी की तरह स्टोर रहती हैं, बस अंतर इतना है कि जो दिमाग की लाइब्रेरी है वो बिखरी हुई है, वो बिखरी रहती है। आपसे कह दिया जाए कि फलानी किताब, देखिए एक लाइब्रेरी होती है जहाँ सिस्टम वाइज जो है किताबें लगी रहती हैं, कि भैया लॉ की यहाँ लगी है, आर्ट की यहाँ लगी, फलाना टॉपिक की यहाँ लगी है, आपसे कहें कि किताब उठा के लाओ, आप उसको उठा के ले आते हो, ये किताब है। अब आपकी, और मान लीजिए किसी लाइब्रेरी की सारी किताबें बिखेर दी जाएं,
अलमारियों से निकाल के नीचे डाल दी जाए कूड़े जैसे, और आपसे कहा जाए फलानी जो है उसमें लाखों किताबें हो के उठा के लाओ, ढूंढ लोगे? नहीं ढूंढ पाओगे। तो दिमाग का हाल भी वही कचरे जैसा है लाइब्रेरी के। अगर आप दिमाग में अपने जो है लाइब्रेरी की तरह शटरें बना के उनको सेट करोगे किताब को, तो जल्दी रिकॉल हो जाएगा, जब चाहे आपने 10 साल पहले भी क्यों ना उस चीज को पढ़ा हो। अगर आप इस चीज को, सिस्टम को सीख गए तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए कई शॉर्ट ट्रिकें बनाई जाती हैं। वो क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो है चीजें जो है बाहर निकल आए, ठीक है, वही चीज होती है। तो याद रखें, अनुज्ञप्ति से इंकार, अगर कोई प्रतिसिद्ध आयुध है या गोला बारूद है तो वो उसकी जो है अनुज्ञप्ति जो है आपको जो है प्रदान नहीं की जाएगी। धारा कौन सी थी? 14। प्रतिसिद्ध जो आयुध है, गोला बारूद है, उसके लिए जो है अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरा, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है। अगर विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, मतलब रोक लगा रखी है विधि ने, तो ऐसी भी जो है अनुज्ञप्ति आपको प्रदान नहीं की जाएगी। तीसरा, अगर व्यक्ति पागल है, विकृत चित्त व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, तो उसको भी प्रदान नहीं की जाएगी। पागल व्यक्ति को अगर हथियार दे दोगे आप तो क्या करेगा? वो किसी पे भी चला देगा, तो ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं दी जाएगी। विकृत चित्त जो व्यक्ति है, विकृत चित्त अगर व्यक्ति है, एक ही शब्द है व्यक्ति, तो उसको भी जो है लाइसेंस जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई अयोग्यता है तो सीधा लिख लेते हैं अयोग्यता। कोई अयोग्यता धारण करता है कोई व्यक्ति, मतलब किसी भी प्रकार से कोई अयोग्य व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को भी जो है अयोग्य, मतलब इस अधिनियम के तहत जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अधीन वो जो है व्यक्ति योग्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पांचवा, अगर लोक शांति या सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो भी प्रदान नहीं किया जाएगा। लोक सुरक्षा या जो है आपका शांति, सीधा लिख लेते हैं शांति, लोक शांति, ठीक है। लोक सुरक्षा या शांति के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो भी जो है आपको लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये 5 वजह है, 5 रीजन है जिनके आधार पर आपको अनुज्ञप्ति देने से मना किया जा सकता है। एक तो प्रतिसिद्ध गोला बारूद के बारे में है, दूसरा विधि द्वारा जो है प्रतिसिद्ध किया गया है, रोक लगाई गई किसी भी प्रकार की, है ना, या कोई विकृत पागल व्यक्ति है तो उसको भी देने से मना किया जाएगा, या कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाए गए हैं उनके अयोग्य है तो उसे प्रदान नहीं की जाएगी, या लोक शांति या सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो भी जो है आपको जो है अनुज्ञप्ति देने से मना किया जा सकता है। एक चीज और है इसमें जिसपे क्वेश्चन बनता है, ये तो सिंपल बातें हैं, एक चीज और है जिसपे क्वेश्चन बनता है, अनुज्ञप्ति देने से इंकार का आधार नहीं होगा। ये स्पष्ट लिखा है कि अनुज्ञप्ति देने से इंकार का, इस पे क्वेश्चन बनता है, आधार नहीं होगा। ये इसीलिए लिख दिया है कि ताकि कंफर्म हो जाए, आधार नहीं होगा, नहीं आप उसको अयोग्यता मानो, ये अयोग्यता नहीं है, आधार नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के कब्जे में पर्याप्त संपत्ति नहीं है, कि किसी व्यक्ति के कब्जे में पर्याप्त संपत्ति नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको कि ये कोई आधार नहीं है, मतलब इनकार करने का ये कोई आधार नहीं माना जाएगा कि जो आपका अनुज्ञापन प्राधिकारी है वो इसको अयोग्यता माने कि भैया आपके पास तो पर्याप्त संपत्ति नहीं है, हथियार लेकर क्या करोगे, आपको नहीं देते, तो ये कोई आधार नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। इस पे ये कोई अनुज्ञप्ति इंकार करने का आधार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति पे प्रॉपर्टी नहीं है या संपत्ति नहीं है तो उस व्यक्ति को जो है आप लाइसेंस नहीं दोगे, ठीक है, ये कोई आधार नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी नहीं है या कम प्रॉपर्टी है तो आप उससे इंकार नहीं कर सकते कि उसको जो है लाइसेंस इसमें नहीं किया जाए, ये अयोग्यता का आधार नहीं है। ये इसीलिए इसको स्पष्ट अलग से जोड़ा गया है या लिखा गया है ताकि इसको अयोग्यता ना मान लिया जाए, ठीक है, अयोग्यता ना मान ली जाए। क्योंकि आपके पास मान लो प्रॉपर्टी है, आपके पास जमीन जायदाद है, तो ये अच्छा आधार माना जाता है लाइसेंस का, ठीक है। अगर आपके पास या फिर आप कोई रेपुटेटेड पद पर हैं, आप कोई नेता है,
या आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपके जीवन को खतरा है, तो ये भी आधार जो है माने जाते हैं नॉर्मली। इसके अलावा मान लो आपके पास जमीन है, आपके पास जो है प्रॉपर्टी है, तो ये भी जो है आधार माने जाते हैं आपके लाइसेंस के लिए कि भाई जरूरत है इस व्यक्ति को। अधिकतर लोग यही लगाते हैं कि भाई साहब हमारे पास जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है और हमारी जान को खतरा है लोगों से, तो हमें लाइसेंस दिया जाए, तो इस वजह से लाइसेंस जल्दी मिल जाता है। तो वो तो ठीक है, आधार है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले आप ये नहीं कह सकते किसी दूसरे से कि भाई तुम पे प्रॉपर्टी नहीं है, तुम क्या करोगे लाइसेंस लेके, तो ये कोई अयोग्यता का आधार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक। इसीलिए उस बात को जो है स्पष्ट करने के लिए ये जोड़ दिया गया। ठीक है, अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी आपको लाइसेंस दिलाने का अधिकार रखती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी पे नहीं है तो उसको लाइसेंस ना दिया जाए, ठीक है, वो कोई अयोग्यता का आधार नहीं होता। सेक्शन 15 और देख लीजिए, यहाँ यही देख लीजिए। देखिए सेक्शन 15 देखिए क्या कहता है। आपका सेक्शन 15 कहता है अस्तित्व अवधि और नवीनीकरण। जो अस्तित्व अवधि और नवीनीकरण, नवीकरण या नवीनीकरण एक ही बात है। तो ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि भाई जो लाइसेंस आपको दिया जाता है वो कितनी अवधि तक प्रवर्तन में रहेगा, या उसकी नवीकरण की जो अवधि है कब है। अस्तित्व अस्तित्व अवधि, अस्तित्व अवधि सीधा लिख लीजिए, अवधि एवं नवीकरण। नवीकरण लिख लो, नवीनीकरण लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नवीनीकरण या और अस्तित्व अवधि से जो है संबंधित है। अब बात इसमें आपको दो ही चीजें याद रखनी है इस धारा में, कि अनुज्ञप्ति जो है आपको कितने वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। आप याद रखेंगे अनुज्ञप्ति कितने वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, जो भी आपको लाइसेंस दिया जाएगा वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। पहले, इससे पहले जो है आपका कितने वर्ष के लिए होता था, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो लाइसेंस आपको प्रदान किया जाएगा वो 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। यानी कि नवीकरण की अवधि भी जो है कितनी होगी, 5 वर्ष। हर 5 साल बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो रिन्यू हर 5 साल बाद कराना पड़ेगा। एक बार आपको लाइसेंस मिल जाता है तो 5 साल तक वो प्रवर्तन में रहेगा, और उसके बाद फिर आपको उसको रिन्यू कराते रहना पड़ेगा बार बार, हर 5 साल में आपको उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। पहले जो अवधि थी वो जो है आपकी थी 3 वर्ष, लेकिन उसको 3 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष। तो ये भी याद रखें, इससे पूर्व में जो अवधि थी वो 3 वर्ष थी, अब जो है अवधि 5 वर्ष कर दी गई है। परंतु भी लिखा है इसमें, परंतु, परंतु भी याद रख सकते हैं आप कि परंतु लघुतर अवधि के लिए भी अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है, परंतु लघुतर अवधि के लिए भी अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि अगर सरकार चाहती है कि भाई 5 साल के लिए नहीं, 2 ही साल के लिए बहुत है, तो 2 साल के लिए भी दे सकती है। तो सरकार अगर देना चाहे, या अगर लघुतर अवधि के लिए भी देना चाहे तो वो भी दे सकती है, वो छूट है सरकार को। या टेम्परेरी, कभी कभी टेम्परेरी भी दी जाती है तो वो भी दे सकती है। ऐसा नहीं कि भाई 5 साल के लिए ही दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उससे कम अवधि के लिए भी अगर देना चाहे तो दी जा सकती है। 5 साल तो है ही सामान्य नियम, लेकिन अगर 5 साल से कम के लिए देना चाहे तो 5 साल से जो है कम के लिए भी जो है आपको अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। चलिए आज इतना ही 15। तो कल आपका ये बैच नहीं लगेगा, कल है मकर संक्रांति, सुबह का त्योहार है आपका जो है। अब तो ये वाला तो बैच आपका सोमवार को ही लगेगा, कल है शायद शुक्रवार, और शनिवार को आपका टेस्ट है मेजर एक्ट का। तो वो आपका 9 बजे से ही शुरू होगा, 9 से 11। बार बार मैं कह रहा हूँ 9 से 11 शनिवार को। तो कल नहीं लगेगी आपकी क्लास, ठीक है। कल इसीलिए नहीं लगेगी कि सुबह का त्योहार रहता है, तो सुबह कई काम रहते हैं, है ना। तो कल नहीं रहेगी, कल मकर संक्रांति मनाइए, उसकी सबको क्या है बधाइयां। और अब मेजर एक्ट वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक। हेलो बोलिए। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन से मेजर एक्ट का टेस्ट है।
हेलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। कौन से मेजर एक्ट का टेस्ट है सर? मेजर एक्ट का एविडेंस का है ना। अच्छा, एविडेंस का है। एक मेजर एक्ट एविडेंस ही तो चल रहा है अभी आपका। तो कल मेजर ठीक एक्ट का एविडेंस का टेस्ट है आपका, मेजर उसी ग्रुप में रहेगा 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। सर, कब है? कब है सर? आवाज नहीं आई सर, कब है? शनिवार के दिन है, शनिवार के दिन। अच्छा, ठीक है, शनिवार के दिन। शनिवार के दिन है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। सर, अब ये वाला बैच कब लगेगा और मंडे के दिन सीधा? अब ये तो मंडे को ही लगेगा, कल आपका बैच लगेगा नहीं, शनिवार को आपका टेस्ट होगा 9 बजे से 2 घंटे का, तो 9 बजे का टाइम उसमें निकल जाएगा, तो आपका ही मंडे को लगेगा ये वाला बैच, ठीक जी है। जी जी सर, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद। जी, पार्ट 1 का टेस्ट है, पार्ट 1 का ही है, इसमें जो अपन पार्ट 1 आज खत्म करेंगे उसी का टेस्ट है, ठीक है। चलिए।